जय हिंद दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं बिहार पुलिस उत्पाद के लिए एक नया प्रैक्टिस सेट जो कि आपका यह अरिहंत पब्लिकेशन का है और जिसमें टोटल आपको 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और इसमें जो प्रश्न आपको दिए गए हैं तो एक सेट में आपको 100 प्रश्न होंगे और ये जो आपका होगा पूर्णतः +2 सिलेबस पर आधारित, यानी कि जो है आपको 12वीं कक्षा पर ही आधारित प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा। बाकी सब जो सेट आ रहे थे वो 10वीं लेवल का थे, लेकिन इसमें आपको 10वीं और 12वीं दोनों प्लस के जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं और इसका साथ ही साथ आपको PDF भी मिल जाएगा। तो PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर इसका PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपका 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो हम लोग इसको 30 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 27 फरवरी 2021 को होगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग का देखिए, बिहार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा प्रैक्टिस सेट जो हम लोग का है ये एक है। इसके हम लोग सिलेबस की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जो पैटर्न दिया गया है, 15 जो प्रश्न है वो हिंदी के हैं, 15 प्रश्न आपको अंग्रेजी का है और जो 15 प्रश्न है ये आपको मैथ का है। टोटल इसमें देखिए जो 15-15 के भाग में 3 है और बाकी जो बचा आपका 55 प्रश्न, तो इसमें आपको GK GS का यानी कि साइंस का और जो है सामाजिक विज्ञान का प्रश्न डाले गए हैं। ठीक, इसमें आपको 15 अंग्रेजी का, 15 मैथ का और 15 हिंदी के प्रश्नों को देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और इसका जो समय है आपका एग्ज़ाम हॉल में 2 घंटे का समय है और ये 100 मार्क्स के प्रश्न होंगे। ठीक, सभी के प्रश्न के लिए आपको 1-1 मार्क दिए जाएंगे। यहाँ से हम लोग का जो पहला प्रश्न, हिंदी का प्रश्न थोड़ा सा टफ ही है। प्रश्न देखा जाए कि सूरदास जी के गुरु का नाम था, तो सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? उनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। राइट आंसर आप लोग B कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपना स्कोर जो है अपना बताते चलेगा कि आप इसमें कितना सही कर पाए। इसमें हम लोग का जो टोटल 100 प्रश्न है और लगभग आप 65 से 70 भी प्रश्न सही कर पा रहे हैं, तो आपका स्कोर जो है अच्छा खासा है। क्योंकि इसमें जो बिहार पुलिस का और जो बिहार फायरमैन का सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग इसका भी एग्ज़ाम होता है, इसका कोई अलग से सिलेबस नहीं होता है। ठीक, यहाँ से दूसरा जो प्रश्न है कि पंकज बिष्ट का जन्म हुआ था। पंकज बिष्ट, तो पंकज बिष्ट का जन्म 1946 में हुआ था। राइट आंसर ए कर लीजिएगा। पंकज बिष्ट का जो है जन्म 1946 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि कुमार कृष्ण क्यों प्रसिद्ध है? तो कुमार जो कृष्ण है यह प्रसिद्ध है अपने व्याख्यानों के लिए। राइट आंसर B कर लीजिएगा, वो अपने व्याख्यानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि गुप्त जी की रचना है। गुप्त जी की रचना कौन सी है? तो देखिए जो यहाँ पर झंकार है, बिकट भट्ट है और द्वापर है, ये सभी जो है ये गुप्त जी की रचना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का है कि मातृभूमि कविता है कवि के कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? तो यह कवि के पुतली में संसार, इसी जो है काव्य संग्रह से लिया गया है। राइट आंसर B कर लीजिएगा। यदि आप प्रश्न या इसका जो वीडियो होगा थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम लोग एक एक प्रश्न को समझते चल रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग घबराइए मत, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और इस लंबे वीडियो में हम लोग सभी प्रश्नों को टॉपिक जो है कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक, कोई प्रश्न जो वीडियो होता है थोड़ा सा छोटा होता है, शॉर्ट होता है, तो उसमें हम लोग कम समझा पाते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है कि कबीर जी का जन्म कब हुआ था? कबीर जी का जो जन्म हुआ था वह है आपको 1398 ईस्वी, यानी कि लगभग में देगा, ये एक्यूरेट नहीं है कि कबीर जी का जन्म 1398। यहाँ पर आपको जो 400 भी 1400 भी होता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर 1400 पहले से ही दिया है तो ये नहीं होगा, लेकिन 1300 आपको 98 राइट आंसर कर लेना है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि प्रेम पत्रिका के रचनाकार हैं। तो प्रेम पत्रिका के रचनाकार कौन है? घनानंद। राइट आंसर C कर लीजिए, घनानंद। अगला प्रश्न जो हम लोग का है कि सुभद्रा जी को अपनी किस कविता पर प्रसिद्धि मिली है? तो सुभद्रा जी को झांसी की रानी, सुभद्रा कुमारी जो चौहान है, यह झांसी की रानी कविता लिखी थी, उन्हीं के लिए उनको प्रसिद्धि मिली हुई है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का जो 9 नंबर प्रश्न है कि सहाय जी ने निम्न में से किसका संपादन किया? तो सहाय जी ने किसका संपादन किया? वो संपादन बालक का किया। राइट आंसर B होगा। इसका थोड़ा कलर हम चेंज रेड ले लेते हैं पेन वाला। और अगला प्रश्न है कि रेणु जी का पूरा नाम है। तो रेणु जी का पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम फाणीश्वर नाथ रेणु है। ठीक, फाणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है कि मैं भंगी हूँ दलित आत्मकथा के लेखक है। मैं भंगी हूँ दलित आत्मकथा का लेखक कौन है? तो इस आत्मकथा का लेखक भगवान दास है। राइट आंसर B कर लीजिएगा।
यदि कोई प्रश्न में आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा कि इसका जो प्रश्न आप आंसर जो है गलत बताए हैं या फिर जो अलग होगा तो आप लोग अलग करिएगा। ठीक। 12 नंबर प्रश्न है कि मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था? तो मोहन राकेश जी का जन्म वर्ष 1925 ईस्वी में है। याद रखिएगा, मोहन राकेश जी का जन्म वर्ष 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि फुल नाम है एक एक किसकी रचना है? या फुल नाम है एक किसकी रचना है? तो ये रचना जो है आपका त्रिलोचन का है। किसका? त्रिलोचन। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि राजकमल चौधरी हिंदी के अलावा और किस भाषा में रचना लिखते थे? तो देखिए, जो राजकमल चौधरी है हिंदी के अलावा वे आपको मैथिली में भी वो रचना लिखते थे। ठीक। चलिए, अगला जो प्रश्न है कि निम्न में सत्यजीत राय की साहित्यिक रचना है। तो सत्यजीत राय के साहित्यिक रचना कौन से हो जाएगी? जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा। यहाँ पर ऑप्शन जो सी है आपका राइट आंसर होगा। ठीक। चलिए, अगला जो यहाँ से आपका 15 प्रश्न जो मैथ के नहीं, अंग्रेजी के है। तो अंग्रेजी वाले प्रश्नों को मैं दूसरा वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा। इसमें हम लोग जो अंग्रेजी के प्रश्न इसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक। चलिए, यहाँ से 15 प्रश्नों को हम छोड़ दे रहे हैं और आपका जो मैथ का प्रश्न है तो इसको आप लोग जब PDF मिल जाएगा तो उसको बनाइएगा। मैं इसका आंसर फटाफट टिक कर दे रहा हूँ। ठीक। यहाँ पर जो 31 का होगा आपका ए हो जाएगा। 32 नंबर में आपका जो है ऑप्शन का यहाँ पर 396 हो जाएगा। चलिए, 33 नंबर जो प्रश्न है तो 33 का राइट आंसर यहाँ पर आप लोग ए कर लीजिएगा। 5 यहाँ पर हम थोड़ा सा मैथ आपको समझा नहीं पाएंगे इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। आप लोग आंसर इसका लगा लीजिएगा और बनाइएगा और मैं इसका जो PDF आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक। चलिए, 34 नंबर जो प्रश्न है यहाँ से तो 34 का राइट आंसर आपका केवल एक होगा। ठीक। चलिए, 35 जो प्रश्न हम लोग का यहाँ से है, 35 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 35 नंबर का राइट आंसर 57.04 होगा। और 36 जो प्रश्न है तो इसका राइट आंसर आपको 61 होगा। ठीक। चलिए, अगला 37 नंबर जो प्रश्न है तो 37 का राइट आंसर यहाँ पर आप लोग 45 दिन कर लीजिएगा। और 38 यहाँ पर 38 जो प्रश्न है तो इसका राइट आंसर 37.5 होगा। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग का एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है और विकर्ण 24 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। आप लोग इसका 384 कर लीजिएगा। ठीक। अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 40 नंबर पॉइंट देखा जाए तो 40 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 700 रुपया होगा। ठीक। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10%। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है हम लोग का 42 नंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? 42 का राइट आंसर 20:21 होगा। और अगला जो प्रश्न है कि यहाँ से ये 1050 रुपया को MN तथा P में क्रमशः 3, 5, 7 के अनुपात में बांटना है तो MN के हिस्सों में क्या अंतर होगा? तो 140 रुपये का अंतर होगा। ठीक। यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न, 44 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर 17 हो जाएगा। ठीक। चलिए, आप लोग इसको बनाइएगा। और 45 जो प्रश्न है तो इसका राइट आंसर आपको 25% होने वाला है। ठीक। चलिए, हम लोग अपने GK के प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही अच्छे इसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं। 46 नंबर जो प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित है? तो रावी नदी के किनारे पर जो स्थित है, ये जो हड़प्पा है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं था? तो संबंध इसमें नहीं था, जो डलहौजी का संबंध नहीं था दबाने में। अगला पॉइंट है कि टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। तो आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था, यहाँ पर तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किए थे। ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए? तो शुद्ध सोने के जो सिक्का है सबसे पहले कुषाण वंश के द्वारा चलाया गया था। अगला जो पॉइंट हम लोग का 50 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का सृजन किया? तो पाकिस्तान का सृजन किया गया चौधरी रहमत अली के द्वारा। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि 14 जुलाई 1776 को वार्षिक गठन के नेतृत्व में अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किस स्थान पर की गई? तो यह जो घोषणा की गई यह आपको डिलाडेल्फिया में जो किया गया, फिलाडेल्फिया जो एक जगह है वहीं पर इसकी घोषणा की गई। राइट आंसर डी कर लीजिएगा। चलिए, अगला जो 52 नंबर प्रश्न है कि शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी में बन गई। तो मराठा साम्राज्य की जो राजधानी थी वह पूना में बन गई। ठीक।
चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 53 नंबर पॉइंट है कि निम्नलिखित शासकों में से किस शासक द्वारा कुतुब मीनार की मरम्मत नहीं कराई गई। तो कुतुब मीनार की जो मरम्मत नहीं कराई गई वो सिकंदर लोदी के द्वारा नहीं कराई गई। अगला जो पॉइंट है कि भारत में पाए जाने वाला कौन एक गैर धात्विक खनिज है। तो गैर धात्विक खनिज की बात करें तो ये जो आपका पायरोफाइलाइट है ये गैर धात्विक खनिज है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्लाइस एस है, जो प्लाई एस है वो क्या है। CO2 कार्बनिक कणीय पदार्थ, एस के एक लघु कण या फिर NO2 है। तो क्या हो जाएगा इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका एस के लघु कण है। राइट आंसर आपका सी होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त करने के मामलों में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो इसमें भारत का स्थान 5वां रहा है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, और हम लोगों का जो एक टॉपिक छूटा हुआ था वो आपको 3 से लेकर 3 से 5 तक जो प्रश्न होंगे आपको करेंट अफेयर के भी होंगे, तो आप लोग करेंट अफेयर भी पढ़िएगा। ठीक, चलिए ये जो प्रश्न था 56 नंबर ये करंट का ही था। अगला हम लोग का 57 नंबर प्रश्न क्या है। यह प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में से विद्युत उत्पादक करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है। तो सर्वाधिक हिस्सा किसका पूछा गया है, ये आपको ताप विद्युत का है। सर्वाधिक हिस्सा ताप विद्युत का है। अगला जो प्रश्न है कि भारत का रुर किस नदी बेसिन को कहते हैं। तो भारत का रुर जो है वह किस नदी बेसिन को कहते हैं, दामोदर नदी बेसिन को कहते हैं। अगला है कि जल गर्तिका से तात्पर्य है। तो जल गर्तिका से जो तात्पर्य है वह आपका वृत्ताकार घूमते चट्टानों के टुकड़े। ठीक, जल गर्तिका मतलब वृत्ताकार घूमते चट्टानी टुकड़े। अगला प्रश्न है कि भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु जो क्रमबद्ध उपगम के प्रवर्तक हैं। तो इसके प्रवर्तक कौन होंगे, इसके प्रवर्तक है अलेक्जेंडर वन होमबोल्ट। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि भूवैज्ञानिक काल के किस महाकल्प में डायनासोर का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो डायनासोर का जो अस्तित्व समाप्त हुआ था ये आपको मीसोजोइक एरा, जो मीसोजोइक एरा मतलब काल होता है, तो इसी काल में जो है इसका अस्तित्व समाप्त हुआ था डायनासोर का। अगला पॉइंट है कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव जो निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है। तो ये जो निर्वाचन है एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि संघीय मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका जो अध्यक्षता करता है आपको प्रधानमंत्री करता है। ठीक, संघीय मंत्रिमंडल बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट है कि बिहार विधान परिषद की जो प्रथम बैठक वो कब हुई। तो प्रथम बैठक की हम लोग बात करें तो यह आपको 20 जनवरी 1913 को हुआ था। राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा की बैठक के मध्य कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ग्राम सभा की जो बैठक हुई कितने अंतराल के बीच कर देना चाहिए। तो यह जो कर देना चाहिए आपको 3 माह के अंदर इसका बैठक कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, वह थे आपके सुकुमार सेन। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा, सुकुमार सेन। अगला जो हम लोग का प्रश्न यहाँ से 67 नंबर है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है। तो यह जो शक्ति निहित है आपको सांसद में निहित है। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। भारत के जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का शक्ति सांसद के पास है। चलिए अगला 68 नंबर जो हम लोग का प्रश्न यहाँ है, प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते दिए जाते हैं ये दिए जाते हैं आपको राज्य की समेकित निधि से। क्या से, राज्य के समेकित निधि से ये दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन किसी विधेयक को धन विधेयक का दर्जा देता है। तो धन विधेयक को जो दर्जा देता है वो कौन देता है, यह दिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। राइट आंसर डी कर लीजिएगा। ठीक, अगला जो प्रश्न है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष घोषित की। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यह घोषित किया गया था 2000 में, वर्ष 2000 में।
अगला प्रश्न है कि कृषिगत विविधता का जो आशय है वो क्या है। तो इसका आशय है कि एक समय में एक क्षेत्र में बोई गई फसलों में विविधता, इसी का जो अर्थ होता है वो आशय होता है कृषिगत विविधता। अगला प्रश्न है कि औसत लागत वक्र को सीमांत लागत वक्र सदैव उसके डॉट डॉट पर काटता है। तो यह काटता है आपको न्यूनतम बिंदु पर काटता है। राइट आंसर ए कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय आय बराबर होती है। तो ये आय जो बराबर होती है शुद्ध घरेलू उत्पाद जो कि एनडीपी के बराबर होती है। अगला प्रश्न है कि समग्र पूर्ति इसमें से किसके बराबर होती है। तो समग्र पूर्ति यह आपको एनआई के बराबर होती है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में विश्व का सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो सबसे ऊंचे रेत महल यहाँ पर रूस, डेनमार्क, इटली या फिर फ्रांस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डेनमार्क में किया गया। ठीक है, ये भी आपका जो प्रश्न था वो करेंट अफेयर का था। अगला प्रश्न है कि प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किस बहुलक का प्रयोग होता है। तो प्लास्टिक के बर्तन बनाने में आपको मेलामाइन का प्रयोग होता है। आपको याद रखना है मेलामाइन। राइट आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है कि श्वसन जड़ें किस पौधों में पाई जाती है। तो श्वसन जड़ें ये पाई जाती है आपको राइजोफोरा के पौधों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि नींबू निचोड़ने का जो मशीन हो वह किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो नींबू निचोड़ने का जो मशीन है ये आपको द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। राइट आंसर बी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न 79 नंबर है कि जब क्लोरोफॉर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो निम्न में से क्या बनाता है। तो देखिए जब क्लोरोफॉर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो यह बनाता है आपको C/NO2/Cl3 बनाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर बी होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि मूलभूत कण है। तो मूलभूत कण कौन से हैं। यहाँ पर जो अपरमाणवीय कण है जो है मूलभूत कण है। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समान अणुओं के बीच परस्पर आकर्षण कहलाता है। समान अणुओं के बीच जो परस्पर आकर्षण कहलाता है तो वह आकर्षण यहाँ पर संसंजन बल कहलाता है। क्या कहता है, संसंजन बल। राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अगला प्रश्न है कि त्वरण संचरण हेतु माध्यम का गुण नहीं है। त्वरण संचरण हेतु माध्यम का गुण कौन से नहीं है। तो देखिए जो इसमें आपका प्रतिरोध अधिकतम, ठीक, प्रतिरोध अधिकतम ये गुण नहीं है त्वरण संचरण का। अगला प्रश्न है कि ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन की क्रिया है। तो ठोस पदार्थ में सीधे वाष्प में परिवर्तन की क्रिया को क्या कहते हैं, उस क्रिया को उदहरोपातन कहते हैं। ठोस से सीधे वाष्प में उदहरोपातन, इसका उदाहरण है कपूर। अगला प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान। तो 7.4 होता है। रक्त जो होता है ये क्षारीय होता है। अगला प्रश्न देखा जाए कि यहाँ पर सर्टोली कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती है। तो जो सर्टोली कोशिकाएं हैं यह आपको उपस्थित होती है वृषण में। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला जो हम लोग का 86 नंबर प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न कह रहा है कि जब जल की बूंद लाल गरम और लोहे के तावे पर छिटक जाती है तो बूंद गोलाकार हो जाता है तथा परंतु वाष्पित नहीं होती क्यों नहीं होती है वाष्पित। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि इस स्थान पर तावे का जो ताप वो गिर जाता है। क्या होता है, वो जहाँ पर ये बूंद पड़ती है तो जितना दूर में उसका बूंद पड़ता है वहाँ का ताप जो होता है वो कम हो जाता है, तो इसलिए वो आपको वाष्पित नहीं हो पाती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि धातु द्वारा हाइड्रोजन का अवशोषण, यहाँ पर अधिशोषण, ठीक, धातु द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, तो यह अधिशोषण कहलाता है आपको अधिधारण। क्या कहलाता है, अधिधारण। ठीक, चलिए यहाँ से अधिधारण। अगला जो प्रश्न हम लोग का है 88 नंबर है, 87 था यह। 88 है कि जब कोई कार विराम से अचानक चल पड़ती है उसमें बैठे सवारी पीछे की तरफ झुक जाते हैं, यह घटना किसके कारण होती है। तो यह जो घटना है न्यूटन के प्रथम गति के प्रथम नियम के कारण होता है। ठीक, गति के प्रथम नियम का कारण है। अगला प्रश्न है कि एमिनो अम्ल निर्माण की इकाई होती है। तो एमिनो अम्ल निर्माण की जो इकाई होती है यह कौन सी इकाई होती है, यह इकाई होती है आपको प्रोटीन की। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि इनमें से कौन सा कृत्रिम
मधुरक नहीं है। कृत्रिम मधुरक कौन सा नहीं है? तो जो देखिए जो सुक्रोज है वो कृत्रिम मधुरक नहीं है। अगला पॉइंट है कि वाशिंग सोडा है, तो वाशिंग सोडा है ये आपका सोडियम बाई कार्बोनेट है। ठीक। अगला जो प्रश्न यहाँ से है कि जंग लगने पर लोहे का भार, तो जंग लगने पर जो लोहे का भार वो बढ़ जाता है। राइट आंसर आपको याद रखना है, जब जंग लगता है तो लोहे का भार बढ़ जाता है। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 93 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के लिए उत्तरदायी है? स्कर्वी रोग कौन सा जो हो जाएगा? तो स्कर्वी रोग यहाँ पर जो विटामिन के है, विटामिन के नहीं, विटामिन जो सी है वो आपको स्कर्वी रोग के लिए उत्तरदायी है। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिएगा। ठीक। अगला प्रश्न है कि किसी बहते हुए द्रव्य की ऊर्जा होती है, तो बहते हुए जो द्रव्य की ऊर्जा होती है वह क्या होती है? केवल गतिज, केवल स्थितिज और केवल दाब। तो यहाँ पर उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। ठीक। अगला प्रश्न है कि 1 हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है कि जट्ठा रस स्त्रावित होता है, तो जट्ठा रस जो स्त्रावित होता है आमाशय द्वारा। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए कि 97 नंबर की जैव मंडल किससे बना होता है? तो जैव मंडल जो है ये आपको जीव तथा स्थल मंडल प्लस वायुमंडल प्लस जैव मंडल के उस भाग से जिसमें जीवों का निवास हो, ये सभी से मिलकर जो है जैव मंडल बना हुआ है। ठीक। अगला प्रश्न है हम लोग का कि साधारणतः कांच से बने प्रिज्म का प्रत्येक कोण होता है, तो साधारणतः प्रिज्म से बने कांच का जो कोण होता है वो आपको 60 डिग्री होता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए 99 नंबर जो प्रश्न है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह रूपांतरण आपको संचायक सेल के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर डी होगा। अगला जो 100 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय पशु है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु यहाँ पर हम लोग का बाघ हो जाएगा। राइट आंसर डी कर लीजिए, बाघ हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने जो 100 जो प्रश्न थे उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए, और ये जो हम लोग का उत्पाद का प्रैक्टिस सेट 1 था और जो सेट 2 है आपको जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है।